नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन में बात होगी कुछ अहम खबरों की। धर्मनगरी हरिद्वार में भारतीय किसान यूनियन का राष्ट्रीय चिंतन शिविर जारी है, जिसमें देश भर से किसान शामिल होकर अपनी समस्याएं और मांगे रख रहे हैं। इस दौरान राकेश टिकैत भी शिविर में पहुंचे और किसानों से समस्याओं पर बातचीत की। उन्होंने बिजली, स्मार्ट मीटर, खाद की कमी और खेती से जुड़ी परेशानियों को प्रमुख मुद्दा बताया। वहीं टिकैत ने सरकार पर जंगलों की कटाई, भूमि नीतियों और किसानों के पट्टे रद्द किए जाने को लेकर सवाल उठाए। शिविर में आगामी 6 महीनों की रणनीति और संभावित आंदोलन पर भी मंथन किया जा रहा है। हरिद्वार में किसानों का महाकुंभ चल रहा है और किसानों के सबसे बड़े नेता और भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता जनता टीवी पर इस वक्त बातचीत करने के लिए राकेश टिकैत जी मौजूद हैं। टिकैत जी, जनता टीवी पर स्वागत है। हरिद्वार में महाकुंभ चल रहा है, क्या उद्देश्य है इसका? ये पिछले 40 साल से ये शिविर चलता है, चिंतन शिविर उसको बोलते हैं। इसमें लोग अपनी चर्चा करते हैं, अपनी बात रखते हैं और आने वाले 6 महीने में हमारे क्या कार्यक्रम रहेंगे उसकी घोषणा यहाँ पर होती है। सरकारों को ज्ञापन जाते हैं उनसे। फिर इसके बाद में जनवरी में इलाहाबाद में वो रहता है, तो इसमें सब लोग इकट्ठा रहते हैं, अपनी बात रखेंगे। वो भूमि अधिग्रहण का इशू हो, लखीमपुर केरी जो तराई पूरी बेल्ट है हमारी, ये पूरा उत्तराखंड, इसमें जंगल के आसपास रहने वाले लोग जंगली जानवरों से परेशान हैं। उनको जंगल के लोग उनको तंग करते हैं, जो खास करके फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है। तो ये बहुत से सवाल यहाँ पर आते हैं। स्मार्ट मीटर का एक मुद्दा लगातार आ रहा है। स्मार्ट मीटर आम जनता को भी तंग करेगा, वो खराब है स्मार्ट मीटर, उसको नहीं लगवाना चाहिए। और विधानसभा चुनाव भी नजदीक आ रहा है, किसानों का एक अहम रोल रहता है। आदमी चुनाव लड़ेगा, उसको हमारा चुनाव से संबंध नहीं है। तो हरिद्वार में जो कुंभ चल रहा है, महाकुंभ, अगर इसमें आपकी मांगे पूरी नहीं होती तो क्या आंदोलन लगातार ये चलते रहेंगे किसानों? ये तो चलते रहेंगे। ये वैचारिक चिंतन शिविर होता है, इसमें विचार करते हैं लोग और अब अपने फिर क्षेत्र में जाकर अपनी बात रखो, अधिकारियों से अपनी बात रखो। एक आखिरी सवाल लेंगे, उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव भी होगा, क्या कोको इस बार काम करेगी? हल्द्वानी के कुमाऊं क्षेत्र के सबसे बड़े नगर निगम ट्रचिंग ग्राउंड में वर्षों से जमा लाखों मीट्रिक टन कूड़े को पूरी तरह से साफ करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। नगर निगम ने पुराने और नए कूड़े के निस्तारण के लिए 2 अलग-अलग टेंडर जारी किए हैं। नगर आयुक्त परितोष वर्मा के अनुसार 2018 से पहले जमा कूड़े को हटाने के लिए विस्तृत कार्य योजना तैयार की गई है, जबकि रोजाना आने वाले कूड़े का भी अलग से निस्तारण किया जा रहा है। साथ ही गीले कूड़े से कंपोस्ट खाद बनाने की प्रक्रिया भी जारी है। रोजाना करीब 220 मीट्रिक टन कूड़ा टर्चिंग ग्राउंड पर पहुंचता है, जिसे पूरी तरह से समाप्त करने की योजना है। टंचिंग ग्राउंड में फुटबॉल वर्ल्ड कप में शनिवार को अमेरिका ने इतिहास दोहराते हुए पराग्वे को हराकर जोरदार शुरुआत की, जबकि बोस्निया हर्जेगोविना ने कनाडा को ड्रॉ पर रोककर टूर्नामेंट का पहला बड़ा सरप्राइज दिया। 96 साल पुरानी हिस्ट्री रिपीट। अमेरिका ने पराग्वे को 4-1 से हराया। 1930 वर्ल्ड कप में भी अमेरिका ने पराग्वे को 3-0 से हराया था। अमेरिका का ऐतिहासिक प्रदर्शन। वर्ल्ड कप इतिहास में पहली बार अमेरिका ने किसी मैच में 4 गोल दागे। 24 साल के बालोगुन ने अपने वर्ल्ड कप डेब्यू में 2 गोल किए। घरेलू मैदान पर दमदार शुरुआत। ग्रुप डी पॉइंट्स टेबल में अमेरिका पहले स्थान पर, पराग्वे चौथे स्थान पर पहुंची। बोस्निया ने कनाडा को रोका।
पहला बड़ा उलटफेर। बोस्निया हर्जेगोविना 1 तो कनाडा 1। ल्यूकिच ने अपना पहला इंटरनेशनल गोल किया। 64th रैंक की टीम ने 30वें रैंक वाली कनाडा से अंक छीने। रैंकिंग में काफी पीछे होने के बावजूद बोस्निया ने कनाडा को जीत से वंचित रखा। फीफा वर्ल्ड कप के तीसरे दिन 5 मुकाबले। पहला मैच कतर और स्विट्जरलैंड के बीच रात 12:30 बजे। दूसरा मुकाबला ब्राजील और मोरक्को के बीच सुबह 4:30 बजे। तीसरा मैच हेली और स्कॉटलैंड के बीच सुबह 6:30 बजे। चौथा मैच सुबह 9:30 बजे से ऑस्ट्रेलिया और तुर्की के बीच। पांचवा मुकाबला जर्मनी और कुरासाओ के बीच रात 10:30 बजे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं जनता टीवी और करेंगे अगली खबर की ओर। कुमारी सैलजा एक बार फिर उत्तराखंड दौरे पर आ रही हैं। वह 17 और 18 जून को देहरादून में रहकर कांग्रेस संगठन को मजबूत करने और आगामी चुनावी तैयारियों को लेकर विस्तृत बैठकें करेंगी। इस दौरान वह वरिष्ठ नेताओं, सभी प्रकोष्ठों और जिला अध्यक्षों के साथ चर्चा कर संगठन की स्थिति का फीडबैक लेंगे। इसके बाद वह एआईसीसी के वरिष्ठ नेताओं से भी मुलाकात करेंगी। कांग्रेस प्रवक्ता के अनुसार यह दौरा संगठनात्मक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है और इससे आगामी रणनीति को दिशा मिलने की उम्मीद है। 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों में कांग्रेस पार्टी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। आदरणीय प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा जी लगातार प्रदेश का दौरा कर रही हैं। वो पर्वतीय जनपदों में भी जा रही हैं, कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद भी कर रही हैं। फिर वो जो है 2 दिवसीय दौरे पर राजधानी देहरादून आ रही है और इन दौरों का मतलब, इन कार्यक्रमों का मकसद यही है कि कार्यकर्ताओं से विधानसभा की सही जानकारी प्रदेश प्रभारी को मिल सके, जिससे वो केंद्रीय नेतृत्व को सही स्थिति से अवगत करा सके और प्रत्याशी चयन में कोई भी गड़बड़ी ना हो। जो प्रत्याशी जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं की पसंद होंगे, जो लगातार जनता के बीच में सक्रिय होंगे, ऐसे ही मजबूत प्रत्याशियों को 2027 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी उतारेगी और निश्चित तौर पर केंद्रीय नेतृत्व भी प्रदेश की हर स्थिति पर नजर बनाए हुए है। केंद्रीय नेतृत्व को प्रदेश प्रभारी और हमारे सह प्रभारी लगातार हर मूवमेंट से, हर स्थिति से अवगत करा रहे हैं और प्रत्याशी चयन में कोई भी कमी और कोर कसर इस बार पार्टी नहीं करने वाली है। प्रदेश नेतृत्व पर राष्ट्रीय नेतृत्व की जो भी फीडबैक है, जो भी सर्वे है, उसी आधार पर विधानसभा के टिकट दिए जाएंगे। हल्द्वानी के कुमाऊं क्षेत्र के सबसे बड़े नगर निगम ट्रचिंग ग्राउंड में वर्षों से जमा लाखों मीट्रिक टन कूड़े को पूरी तरह से साफ करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। नगर निगम ने पुराने और नए कूड़े के निस्तारण के लिए 2 अलग-अलग टेंडर जारी किए हैं। नगर आयुक्त परितोष वर्मा के अनुसार 2018 से पहले जमा कूड़े को हटाने के लिए विस्तृत कार्य योजना तैयार की गई है, जबकि रोजाना आने वाले कूड़े का भी अलग से निस्तारण किया जा रहा है। साथ ही गीले कूड़े से कंपोस्ट खाद बनाने की प्रक्रिया भी जारी है। रोजाना करीब 220 मीट्रिक टन कूड़ा टर्चिंग ग्राउंड में पहुंचता है, जिसे पूरी तरह से समाप्त करने की योजना है। टर्चिंग ग्राउंड में पूर्व में टेंडर हुए थे और लेगेसी वेस्ट का कुछ निस्तारण भी हुआ था, परंतु लेगेसी वेस्ट वहाँ पे अभी भी बचा है, जिसको लेके टेंडर प्रक्रिया हमारी पूर्ण हो गई है और कार्यादेश जारी किए जा चुके हैं। शीघ्र ही फर्म उसमें जो हमारा बचा हुआ लेगेसी वेस्ट है, और 2 साइटें हैं जिसमें 2018 से पहले, क्योंकि हमें भूमि आवंटित 2018 में हुआ था और 2018 से पहले जंगल वाले कुछ क्षेत्र में भी कूड़ा पड़ा हुआ है, उसको भी हम पूर्ण तो ख़त्म करेंगे और जितनी भी लेगेसी है उसको हम हल्द्वानी के जो ट्रंचिंग ग्राउंड है, नया हो चाहे पुराना हो, उसको हम पूर्ण तो ख़त्म करेंगे लेगेसी को। और साथ ही जो हमारा फ्रेश वेस्ट आ रहा है, डेली का डेली जो कूड़ा आ रहा है, उसको प्रोसेसिंग के लिए भी एक टेंडर हमारा पूर्ण हो गया है और उसके भी कार्यादेश जारी किए जा चुके हैं।
तो फ्रेश वेस्ट को भी डेली का डेली हम लोग उसको प्रोसेस करेंगे और उसकी कंपोस्टिंग इत्यादि की प्रक्रिया भी की जाएगी। योग नगरी ऋषिकेश में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले भारतीय सेना के जवानों के लिए विशेष योग शिविर आयोजित किया जाएगा और इस शिविर का उद्देश्य जवानों को शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनाना था। कार्यक्रम में जवानों ने विभिन्न योगासन, प्राणायाम और ध्यान का अभ्यास किया। योगाचार्य अमृतराज के मार्गदर्शन में हुए इस शिविर में जवानों ने योग को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने का संकल्प लिया। ये रिपोर्ट देखिए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले उत्तराखंड के ऋषिकेश में भारतीय सेना के जवानों के लिए एक विशेष योग शिविर का आयोजन किया गया। योग नगरी के नाम से प्रसिद्ध ऋषिकेश में आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य जवानों को शारीरिक और मानसिक रूप से अधिक सशक्त बनाना है। योग शिविर में सेना के जवानों ने विभिन्न योगासन, प्राणायाम और ध्यान अभ्यास में भाग लिया। आपको बता दें कि शिविर के दौरान जवानों ने उत्साहपूर्वक योगाभ्यास किया और योग को अपनी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाने का संकल्प लिया। आज गंगा के पावन तट पर तपोवन में योग नगरी ऋषिकेश में इंडियन आर्मी के ऑफिसर्स और इंडियन आर्मी के जवान्स ने हमारे साथ योग किया और मुख्य रूप से ये रायवाला मिलिट्री स्टेशन से थे, जिसको हम 6 माउंटेन ब्रिगेड बोलते हैं, आरटी बोलते हैं। और उसमें जवानों ने और एनसीसी के बच्चों ने, साथ ही साथ ऑफिसर्स ने हमारे साथ योग किया, आसन किए, प्राणायाम किए, ध्यान किया। आयुर्वेद के बारे में, आयुर्वेद की दिनचर्या के बारे में हमने उनके साथ जानकारी साझा की और उन्होंने अपने जीवन में योग को अपनाया, आयुर्वेद को अपनाया। इंडियन आर्मी ऑन द गैंजेस ऑफ गंगा इन तपोवन इन योग नगरी। वहीं कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा का यह दौरा अति महत्वपूर्ण है। क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। बहुत ज्यादा जानकारी तो नहीं है, लेकिन प्रभारी मैम लगातार जिस तरीके से गंभीरता को उत्तराखंड की राजनीति को ले रही हैं, आपने देखा होगा इस बीच लगातार उनके दौरे बने हैं, चाहे वो अल्मोड़ा का मामला रहा हो, सतल पौड़ी इत्यादि का रहा हो। और जो शिकायत थी हमारे विपक्ष को कि साहब इनकी प्रभारी आती नहीं, वो तो लगातार आ रही हैं, लगातार प्रोग्राम्स भी दे रही हैं, हम लोग को गाइड भी कर रही हैं। अब लेकिन अंकिता भंडारी वाले के बाद से गौतम गायब हो गए थे, लेकिन अब वो अजीब से बयान देते हुए जरूर दिख रहे हैं। तो मैडम आ रही हैं तो निश्चित ही कांग्रेस मजबूत हो रही है। प्रदेश भर में एसआईआर प्रक्रिया तेजी से जारी है। वहीं बीजेपी महामंत्री दीप्ति रावत भारद्वाज ने एसआईआर को महत्वपूर्ण प्रक्रिया बताते हुए कहा कि यह सभी दलों और नागरिकों के लिए आवश्यक है। उन्होंने कहा कि कई जगहों पर एक व्यक्ति के 2 या 3 वोट दर्ज होने की स्थिति में सुधार किया जा रहा है। भाजपा बूथ स्तर पर अभियान चलाकर बीएलओ, बीएलए और बूथ अध्यक्षों के साथ मिलकर मतदाता सूची की जांच और नए वोटरों के नाम जोड़ने का काम कर रही है। देखिए, एसआईआर की प्रक्रिया बड़ी महत्वपूर्ण प्रक्रिया है और मैं कहूँगी कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी नहीं, ये सभी के लिए ज़रूरी है कि हम अपना हमारा जो एक रजिस्ट्रेशन है, हमारा जो गिनती है, वो हम कहाँ कराते हैं। हो सकता है हमारे 2 जगह हैं, हमारे 3 जगह, हमारे कहाँ जहाँ हम रहे हैं वहाँ पे हो सकता है कि हमारे वोट बने हों, लेकिन आज हमें ये आवश्यकता है हमें ये बताने की कि आखिरकार हम कहाँ अपना वोट चाहते हैं। तो जहाँ हम चाहते हैं वहाँ हमारा वोट होना, हमारा आधार कार्ड, हमारी बाकी चीज़ें भी, उसके लिए जो हमें डॉक्यूमेंट्स देने हैं वो देकर अपना एक वोट बनवाने का काम हर एक नागरिक का कर्तव्य बनता है। और उसके लिए भारतीय जनता पार्टी भी पूरा इस तरीके से एक अभियान चला रही है। पूरा बूथ स्तर का अभियान है जिसमें जाकर हर एक बीएलओ जो अधिकारी हैं वो तो हैं ही, लेकिन साथ में हमारा जो बीएलए है, जो पार्टी का बीएलए है, जो बूथ के अध्यक्ष हैं, वो मिलकर ये ज़रूर देख रहे हैं वोटर लिस्ट को देखकर कि किन लोगों के वोट नए बन सकते हैं और कौन ऐसे लोग हैं उनको भी आइडेंटिफाई करना जिनके डाउट हो सकता है कि इनके कहीं और भी वोट हैं, तो उसको भी वो बात की प्रक्रिया है। लेकिन अभी वोट बनवाने की प्रक्रिया है, उस पर सब लोग काम करें। उत्तरकाशी की प्रकृति नेगी का जनपद की पहली महिला डीएसपी बनने पर भव्य स्वागत किया गया। कलेक्ट्रेट ऑडिटोरियम में आयोजित सम्मान समारोह में प्रकृति का अभिनंदन किया गया। दरअसल प्रकृति ने उत्तराखंड
पीसीएस परीक्षा में 19वीं रैंक हासिल कर डिप्टी एसपी बनी हैं। वहीं प्रकृति नेगी ने अपनी सफलता का श्रेय माता पिता, दादा दादी और शिक्षकों को देते हुए युवाओं से लक्ष्य के प्रति निरंतर मेहनत करने का आह्वान किया। प्रकृति नेगी है और मेरा चयन जो है वो राज्य सिविल सेवा परीक्षा के तहत डीएसपी के पद पर हुआ है और मतलब मेरे लिए बहुत प्राउड मोमेंट है। सर, मैंने जो ग्रेजुएशन के बाद से प्रिपरेशन शुरू कर दी थी और 2021 में मैंने पहला प्रयास किया था, लेकिन मैं असफल रही थी उसमें, और 2024 में ये मेरा दूसरा प्रयास था और जिसमें मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप निरंतर प्रयास करते हैं तो और अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार रहते हैं तो निश्चित रूप से सफलता मिलती है। उत्तराखंड समेत 5 राज्यों यानी यूपी, पंजाब, गोवा और मणिपुर में विधानसभा चुनाव 2026 के अंत में कराने की चर्चाएं तेज हो गई हैं। हालांकि चुनाव आयोग की ओर से अभी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। इस बीच भाजपा और कांग्रेस दोनों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। उत्तराखंड बीजेपी प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार ने कहा कि पार्टी हर स्थिति के लिए तैयार है और कार्यकर्ता लगातार जमीन पर सक्रिय हैं। वहीं कांग्रेस नेता राजेंद्र भंडारी ने दावा किया कि संगठन बूथ स्तर तक मजबूत है और पूरी तैयारी में है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक जिम्मेवार पार्टी है और जो राज्य निर्वाचन आयोग हो या फिर केंद्रीय निर्वाचन आयोग हो, जैसी उसकी गाइडलाइन आएगी उसके अनुरूप हम हमेशा चुनाव के लिए तैयार हैं। अगर चुनाव आयोग अगर हमें आज ही चुनाव के लिए अगर कहें तो हम उसके लिए भी तैयार हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता 24 घंटे काम करने वाले कार्यकर्ता हैं और ज़मीन पर हमारी बहुत अच्छी पकड़ है। हमारी सरकार ने अनेक लोक कल्याणकारी योजना किया है। हमें कभी भी चुनाव हो इससे कोई परहेज नहीं है, कोई दिक्कत। हमें तो ये पहले से अंदेशा था, जिस प्रकार से हमारे पास इनपुट आ रही थी कि ये लोग जो है चुनाव पहले करा सकते हैं और उसी प्रकार से जो है ये एसआईआर की जो प्रक्रिया चल रही है सब। हालांकि ये एसआईआर प्रक्रिया जो इन्होंने डेट दी हुई है उसमें पूरी होती नहीं है अगर ये नवंबर-दिसंबर में चुनाव कराते हैं, लेकिन मान के चलो कि ये नवंबर-दिसंबर में चुनाव करवाएंगे और हमारी पूरी तैयारी है। कांग्रेस को पहले से मालूम था और हमने जो है अपने पहले से जो है सब चीज़ें दुरुस्त कर दी हैं। हमारा संगठन चाक-चौबंद तरीके से काम कर रहा है। हम बूथ कमेटियाँ, हमारी जो है जो वार्ड कमेटियाँ हैं, हमारी जो ग्राम कांग्रेस कमेटियाँ हैं, बाज़ार कांग्रेस कमेटियाँ, उन सब पे काम चल रहा है। लगभग 95% हमारे BLA 2 इस टाइम जो फील्ड में काम कर रहे हैं और हम अपने सांगठनिक तौर पे जो हमारा कार्य जो है चुस्त दुरुस्त है और हम चुनाव के लिए तैयार हैं। आलोक शर्मा ने हरिद्वार प्रेस क्लब में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान केंद्र की बीजेपी सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने बीजेपी के एक मंत्री की प्रेस वार्ता को झूठ का पुलिंदा बताते हुए आरोप लगाया कि सरकार जनता के असली मुद्दों से ध्यान भटका रही है। शर्मा ने कहा कि मोदी सरकार के 12 वर्षों में उपलब्धियों से ज्यादा महंगाई, बेरोजगारी और आर्थिक समस्याएं बढ़ी हैं। देखिए, ये सरकार केवल झूठ तंत्र की सरकार है, लूट तंत्र की सरकार है, प्रचार तंत्र की सरकार है और केवल मैं एक सेंटेंस में पूरा कहना चाहूंगा, 12 साल देश बदहाल। चाहे वो अर्थव्यवस्था के आंकड़े उठा लो, चाहे विदेश नीति का बुरा हाल देख लो और चाहे सामाजिक नीति देख लो और चाहे शिक्षा का हाल देख लो, इन्होंने सबका भट्टा बैठा दिया है। लोगों को रोजगार मिले चाहे ना मिले, इलेक्शन कमीशन को जेब में डालकर घूमते हैं। इनको जनता की कोई परवाह नहीं है। तमाम आंकड़े जो सतपाल महाराज जी देकर गए हैं झूठ का पुलिंदा है। मैं उनको चैलेंज करता हूं कि वो आए और हर की पैड़ी पर मेरे से 2-2 हाथ करें, वो भी अपने आंकड़े लेकर आए और मैं भी लेकर आऊंगा। उत्तराखंड में 29 मई से शुरू हुई एसआईआर प्रक्रिया तेजी से जारी है। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार ने बताया कि 3 चरणों में BLO की ट्रेनिंग के बाद 8 जून से 7 जुलाई तक घर घर जाकर गणना फॉर्म वितरण और संकलन हो रहा है। अब तक 30% यानी करीब 23 लाख मतदाताओं के फॉर्म संकलित हो चुके हैं। वहीं अगले 6 से 7 दिनों में 100% कार्रवाई पूरी होगी। उन्होंने बताया कि 7 जुलाई तक सभी फॉर्म BAO ऐप से डिजिटाइज कर अपलोड किए जाएंगे, जिसके लिए 11,733 BLO के साथ एक वॉलंटियर और 10 से 12 बूथों पर एक सेक्टर ऑफिसर तैनात है। साथ ही निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि BLO मतदाता की जानकारी लेकर फॉर्म भरते हैं और एक कॉपी रिकॉर्ड के लिए मतदाता को दी जाती है। देखिए, हमारे राज्यों में एसआईआर प्रारंभ हो गया है 8 जून से और 8 जून के पश्चात लगातार BLOs के द्वारा घर घर जाकर मतदाताओं को एनुमरेशन फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है।
आज तक का जो रिपोर्ट हमको प्राप्त है उसके अनुसार अभी 30% मतदाताओं को, लगभग 23 लाख मतदाताओं को जो है उत्तराखंड राज्य में इनोमिनेशन फॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन की कार्रवाई संपन्न किया जा चुका है। और हम उम्मीद कर रहे हैं कि आगामी 6-7 दिनों में 100% फॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन कार्रवाई संपन्न हो जाएगी। उसके पश्चात फॉर्म को वापस कलेक्ट करने की कार्रवाई किया जाएगा और फॉर्म के विवरण के अनुसार डिजिटाइज करने की कार्रवाई 7 जुलाई तक संपन्न की जाएगी। देखिए, अभी तक जो हमने रिव्यू किया है उसके अनुसार 11,733 BLOs जो है डायरेक्ट रूप से इसमें उनका ड्यूटी तैनात किया गया है। इसके अलावा उनके साथ में 10 से 12 बूथों पर एक सेक्टर ऑफिसर का तैनात किया गया है और हर BLOs के साथ में एक सहायक के रूप में वॉलंटियर को भी तैनात किया गया है, जो IT का जो भी कार्रवाई होता है उसको संपन्न कराने में BLO की मदद करते हैं। उत्तराखंड में विधानसभा चुनावों के समय को लेकर जारी चर्चाएं जोरों पर हैं। इस बीच राज्य मंत्री ज्योति प्रसाद गैरोला ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि चुनाव कब होंगे इसका निर्णय केवल भारतीय निर्वाचन आयोग करेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि आगामी जनगणना और कुंभ जैसे बड़े आयोजनों के चलते सुरक्षा बलों और प्रशासनिक संसाधनों की अतिरिक्त जरूरत होगी। ऐसे में चुनाव तय समय पर होंगे या परिस्थितियों के अनुसार होंगे, इस पर अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन अंतिम फैसला निर्वाचन आयोग ही करेगा। देखिए, चुनाव किसी भी राज्य में चुनाव कब होंगे, कैसे होंगे, उन सब का निर्धारण भारतीय निर्वाचन आयोग करता है, जो कि एक स्वतंत्र इकाई है। और निर्वाचन आयोग केंद्रीय सरकार के परामर्श के बाद, क्योंकि उसमें बहुत बड़ी संख्या में फोर्स का डिप्लॉयमेंट होता है, बहुत बड़ी संख्या में मैन पावर उसमें लगता है, तो ये बात सही है कि कुंभ भी है और जनगणना का दूसरा फेज फरवरी माह में शुरू हो रहा है। राजनीतिक क्षेत्र में संभावनाएं असीमित रहती हैं, इसलिए अभी यह कहना कि चुनाव प्रीपोन होंगे या सही समय पे होंगे कहना मुश्किल है, लेकिन दोनों प्रकार की संभावनाएं बनी हुई। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए जनता टीवी।